स्कंदगुप्त इसकी प्रमुख उपाधि क्रमादित्य थी और समय लगभग 455 से 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त शासन की बागडोर स्कंदगुप्त के हाथों में आई। जूनागढ़ अभिलेख में उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 यानी कि 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में उसकी अंतिम तिथि गुप्त संवत 148 यानी 467 ईस्वी दी हुई है। अतः इसी से निष्कर्ष निकलता है कि स्कंदगुप्त ने 455 से 467 ईस्वी यानी कि कुल 12 वर्षों तक राज्य किया। यह काल राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना। स्कंदगुप्त के जानने के साधन या स्रोत। सबसे पहले अभिलेख। स्कंदगुप्त के अनेक अभिलेख प्राप्त होते हैं जिससे उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख यह स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख है जो सौराष्ट्र में जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है। इसमें उसके शासनकाल की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 यानी कि 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त कर सौराष्ट्र प्रांत में पंडदत्त को अपना राज्यपाल यानी कि गोप्ता, जो कि गुप्त शासन प्रणाली में नाम था, नियुक्त किया था। इस लेख में उसके सुव्यवस्थित शासन एवं गिरनार के पूर्वपति यानी नगरपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। इस लेख से यह भी पता चलता है कि उस समय गुप्त संवत में काल गणना की जाती थी। बिहार स्तंभ लेख यह बिहार के पटना के समीप विहार नामक स्थान से बिना तिथि का लेख है। इसमें स्कंदगुप्त तक के समय गुप्त राजाओं के नाम और कुछ पदाधिकारियों के नाम प्राप्त होते हैं। इंदौर ताम्रपत्र इस लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य के मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सेतपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से मिला है। इसमें पुष्यमित्रों और हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के अध्ययन के लिए भीतरी स्तंभ लेख अनिवार्य है। कोहोम स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर जिले में स्थित कोहोम नामक स्थान से प्राप्त होता है। इस अभिलेख से पता चलता है कि मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का निर्माण करवाया था। सूपिया का लेख यह मध्य प्रदेश में रीवा जिले में स्थित सूपिया नामक स्थान से प्राप्त होता है। इसमें गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गढ़वा शिलालेख इलाहाबाद में करछना तहसील में गढ़वा नामक स्थान है। यहाँ से स्कंदगुप्त के शासनकाल का ये अंतिम अभिलेख मिला है। इसमें गुप्त संवत 148 यानी 467 ईस्वी तिथि अंकित है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उक्त तिथि तक स्कंदगुप्त का शासन समाप्त हो गया था। सिक्के अभिलेखों के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के स्वर्ण एवं रजत सिक्के भी मिले। स्वर्ण सिक्कों के मुख भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी के साथ साथ श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण हैं। कुछ सिक्कों के ऊपर गरुड़ ध्वज तथा उसकी उपाधि क्रमादित्य अंकित है। रजत सिक्के उसके पूर्वजों जैसे ही है। मुख भाग पर वक्ष तक राजा का चित्र, पृष्ठ भाग पर नंदी, गरुड़ अथवा वेदी बनी हुई है। इसके ऊपर स्कंदगुप्त की उपाधियां परम भागवत तथा क्रमादित्य उत्कीर्ण मिलती हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त गुप्त वंश का राजा बना तथा स्कंदगुप्त ने उसकी हत्या कर राज सिंहासन पर अधिकार किया और उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के संबंध में कोई आधार प्राप्त नहीं होता है। अतः इस बात को प्रमाणित नहीं माना जाता है। स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभिक वर्ष नितांत अशांतपूर्ण रहे। सौभाग्य से तलवार के धनी स्कंदगुप्त में सभी गुण विद्यमान थे जो तत्कालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक होते हैं। अपनी वीरता एवं पराक्रम के बल पर उसने कठिनाइयों के बीच से अपना मार्ग प्रशस्त किया। अपने पिता कुमारगुप्त के समय में ही वह पुष्यमित्रों को परास्त कर अपनी वीरता का परिचय दे चुका था।
राजा होने पर उसके समक्ष एक दूसरी विपत्ति आई जो पहले की अपेक्षा अधिक भयावह थी, और ये था हुणों का प्रथम भारतीय आक्रमण जिसने गुप्त साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। हुण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। अपनी जनसंख्या में वृद्धि एवं प्रसार की आकांक्षा से वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर नए प्रदेशों की खोज में निकले। उनकी बाद में दो शाखाएं हो गई थी, एक पश्चिमी शाखा और दूसरी पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा के हुण रोम पहुंचे और उनकी ध्वंसात्मक कृत्यों से शक्तिशाली रोम साम्राज्य को भी गहरा धक्का लगा। पूर्वी शाखा के हुण आगे बढ़ते हुए ऑक्सस नदी घाटी में बस गए। इसी पूर्वी शाखा ने बाद में भारत में अनेक आक्रमण किए। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। यूएन राय के अनुसार इसका नेता खुशनेवाज था, जिसने ईरान के सासानी शासकों को दबाने के बाद भारत पर आक्रमण किया होगा। हुण युद्ध बड़ा भयंकर था। उसकी बर्बरता का संकेत भीतरी स्तंभ लेख में हुआ है, जिसके अनुसार हुणों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप गई और भीषण अवर्त यानी बवंडर उठ खड़ा हुआ। हालांकि दुर्भाग्यवश इस युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं होता है, किंतु इतना स्पष्ट है कि स्कंदगुप्त द्वारा हुण बुरी तरह परास्त किए गए थे और देश से बाहर खदेड़ दिए गए थे। हुणों की यह पहली महत्वपूर्ण पराजय थी। स्कंदगुप्त के हुणों के साथ हुए युद्ध का प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है, जिसमें हुणों को मलेच्छ कहा गया है। इसके अनुसार पराजित होने पर वे अपने देशों में स्कंदगुप्त की कीर्ति का गान करने लगे थे। स्कंदगुप्त का हुणों से यह युद्ध कहाँ हुआ था, इस ग्रुप बारे में निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। भीतरी लेख में जिस स्थान पर हुण युद्ध का वर्णन है, उसके बाद श्रोत्रे गांग ध्वनि यानी दोनों कानों में गंगा की ध्वनि सुनाई पड़ती है उल्लिखित मिलता है। हालांकि इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह युद्ध गंगा की घाटी में लड़ा गया बताया है, लेकिन इस बारे में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं है। अन्य विजय। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त कहा गया है कि स्कंदगुप्त की गरुड़ ध्वजांकित राजाज्ञा नागरूपी उन राजाओं का मर्दन करने वाली थी जो मान और दर्प से अपने फन उठाए रहते थे। इस आधार पर फ्लिट ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्कंदगुप्त ने नागवंशी राजाओं को पराजित किया था, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। संभव है कि ये कथन का संकेत पुष्यमित्र और हुणों के लिए ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक उलझनों का लाभ उठाकर दक्षिण से वाकाटकों ने भी उसके राज्य पर आक्रमण किया हो तथा कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया हो, क्योंकि वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को बालाघाट लेख में कौशल, मेकल और मालवा का शासक बताया गया है। किंतु स्कंदगुप्त ने शीघ्र ही इन प्रदेशों के ऊपर अपना सुदृढ़ अधिकार स्थापित कर लिया और जीवन पर्यंत उसका शासक रहा और वाकाटक उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। स्कंदगुप्त का साम्राज्य विस्तार। पुष्यमित्र तथा हुणों के विरुद्ध सफलताओं के अतिरिक्त स्कंदगुप्त की किसी अन्य उपलब्धि के विषय में ज्ञात नहीं है। उसके अभिलेखों और सिक्कों के व्यापक प्रसार से स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने पिता और पितामह के साम्राज्य को पूर्णतः अक्षुण्ण बनाए रखा। उसका जूनागढ़ लेख सौराष्ट्र प्रांत पर उसके अधिकार की पुष्टि करता है। उसकी विविध प्रकार की रजत मुद्राओं से भी ये पता चलता है कि साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर उसका शासन था। गरुड़ प्रकार के सिक्के पश्चिमी भारत, वेदी प्रकार के सिक्के मध्य भारत और नंदी प्रकार के सिक्के काठियावाड़ में प्रचलित करवाने के निमित्त उत्कीर्ण करवाए गए थे। इस प्रकार संपूर्ण भारत पर उसका आधिपत्य था। उसका साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भाग पर था, और इस विस्तृत भाग पर शासन करने वाला वह अंतिम गुप्त सम्राट भी था। शासन प्रबंध। स्कंदगुप्त न केवल एक वीर योद्धा था, अपितु वह एक कुशल प्रशासक भी था। अभिलेखों से ही उसकी शासन व्यवस्था के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां ज्ञात होती है। उसका विशाल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी अथवा भुक्ति कहा गया है। प्रांत पर शासन करने वाले राज्यपाल को गोप्ता कहा गया है।
स्कंदगुप्त के समय पर्णदत्त सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल था। वह स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य था और उसकी नियुक्ति स्कंदगुप्त द्वारा स्वयं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सौराष्ट्र पर हुणों के आक्रमण का डर था और इसी कारण स्कंदगुप्त ने अपने सबसे योग्य और विश्वास पात्र अधिकारी को वहां राज्यपाल नियुक्त किया था। सर्वनाग अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच के द्वाब को कहा जाता था का शासक था। कौशाम्बी में उसका राज्यपाल भीमवर्मन था, जिसका उल्लेख वहां से प्राप्त एक प्रस्तर मूर्ति में मिलता है। प्रमुख नगरों का शासन चलाने के लिए नगर प्रमुख नियुक्त किए जाते थे। सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार का प्रशासक यानी कि नगर पालक चक्रपालित था, जो पर्णदत्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त का शासन उदार था और उसमें प्रजा पूर्ण रूपेण सुखी और समृद्ध थी। जूनागढ़ अभिलेख में कथन मिलता है कि जिस समय वह शासन कर रहा था, उसकी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धर्मच्युत हो अथवा दुखी, दरिद्र, आपत्तिग्रस्त, लोभी या दंडनीय होने के कारण अत्यंत सताया गया हो। स्कंदगुप्त के लोकोपकारिता के कार्य। स्कंदगुप्त एक लोकोपकारी शासक था जिसने अपनी प्रजा के सुख दुख की निरंतर चिंता बनी रहती थी। वह दीन दुखियों के प्रति दयावान भी था। प्रांतों में उसके राज्यपाल भी लोकोपकारी कार्यों में सदा संलग्न रहते थे। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारी वर्षा के कारण ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट गया था और वह सुदर्शन झील संपूर्ण लोक के लिए दूरदर्शन यानी भयावह आकृति वाली बन गई थी। इससे प्रजा को कष्ट होने लगा। इस कष्ट के निवारणार्थ सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित, जो उस समय गिरनार का नगरपति था, 2 माह के भीतर ही अतुल धन व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा झील के बांध को पुनर्निर्माण करवाया। इस लेख के अनुसार यह बांध 100 हाथ लंबा और 68 हाथ चौड़ा था। इससे प्रजा ने सुख की सांस ली और स्वभाव से ही अदुष्ट सुदर्शन झील शाश्वत रूप से स्थिर हो गई। इस विषय में उल्लेखनीय है कि इस झील का निर्माण प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र के प्रांत के राज्यपाल पुष्यमित्र वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के समय वहां के राष्ट्रीय यानी प्रांतपति तुषास्प ने उस झील पर बांध का निर्माण करवाया था। यह बांध प्रथम बार शक महासत्र रुद्रदामन के समय टूटा था, जिसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था। उस समय उसका राज्यपाल सुविशाख था और अंतिम बार स्कंदगुप्त के समय इसका पुनर्निर्माण हुआ था। गिरनार में ही चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी। इस प्रकार स्कंदगुप्त एक महान विजेता और कुशल प्रशासक था, जो अपने समय के सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुआ। अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर उसने अपने वंश की विचलित राज्य लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया। कुमारगुप्त के पुत्रों में वह सर्वाधिक योग्य एवं बुद्धिमान था। राजकुमार के रूप में ही उसने पुष्यमित्र जैसी भयंकर शत्रु जाति को पराजित किया था तथा राजा होने पर हुणों के गर्व को चूर्ण कर उन्हें देश के बाहर भगा दिया। यदि स्कंदगुप्त जैसे पराक्रमी व्यक्ति गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर आसीन नहीं होता तो गुप्त साम्राज्य उसी समय हुणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता था। हुणों द्वारा इस देश के विनाश को लगभग आधी सदी तक रोककर उसने महान सेवा की और अपने इस कृत्य के कारण वह देश रक्षक के रूप में जाना गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की दासता से देश को मुक्त किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशी शकों की शक्ति का विनाश किया और स्कंदगुप्त ने अहंकारी हुणों के गर्व को चूर्ण किया। इस प्रकार स्कंदगुप्त महान विजेता, मुक्तिदाता, अपने वंश की प्रतिष्ठा का पुनर्संस्थापक, अंतोगत्वा एक प्रजावत्सल सम्राट था। साथ ही वह गुप्त साम्राज्य के महानतम राजाओं की श्रृंखला में अंतिम कड़ी भी था। उसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य विघटन एवं विभाजन की दिशा में अग्रसर हुआ।